नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी तमाम बैठकें करने में लगी है, सामाजिक सम्मेलन भी करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो अखिलेश यादव ने कहा कि निकाय चुनाव में गठबंधन के सहयोग के साथ बातचीत कर भारतीय जनता पार्टी पर सीधा मुकाबला उनका है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी को करार दिया। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा पलटवार करते हुए कहा कि यूपी की जनता साइकिल का पंचर जोड़ने के मूड में नहीं है। नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों में कमल खिलेगा। सुनिए नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखते रहो आगे आगे। यह देश जैसे उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, भाजपा शासित राज्य दंगा मुक्त है, वैसे ही आप देखना पूरा हिंदुस्तान दंगा मुक्त होगा। अब तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, देश को लूटो, देश को बांटो और राज्य करो, इस प्रकार की नीति के अंत का समय आ गया है। अब ऐसी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। जिन लोगों ने इस प्रकार के बयान दे करके विवाद खड़ा करने का काम किया है, जनता की अदालत में उनको कड़ी सजा मिली। निकाय के चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश कूड़ा साफ होगा, गंदगी साफ होगी और जहां जहां बीजेपी के मेयर थे, नगर पालिका अध्यक्ष थे, वहां डेंगू ज्यादा फैला। और आज भी चेक कर लो, जहां बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहां बीजेपी के मेयर हैं, वहां मच्छर ज्यादा हैं। जिस सरकार ने अभी अभी अपनी छठी मनाई हो और उसकी छठी मनाने पे बताओ किस दुर्दशा है उत्तर प्रदेश की। नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश कूड़ा साफ होगा, गंदगी साफ होगी और जहां जहां बीजेपी के मेयर थे, नगर पालिका अध्यक्ष थे, वहां डेंगू ज्यादा फैला। और आज भी चेक कर लो, जहां बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहां बीजेपी के मेयर हैं, वहां मच्छर ज्यादा हैं। समर्थन कर रहा है उनका, उनके बचाव में खड़ा हो रहा है। देखिए, आप देखते रहो आगे आगे। यह देश जैसे उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, भाजपा शासित राज्य। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। 17 नगर निकाय में से 14 पर बीजेपी काबिज है। 2024 से चुनाव से पहले बीजेपी इसे लिटमस टेस्ट की तरफ देख रही है। तो हमारे साथ मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यतेश्वर चंद्र, दलित चिंतक है, आपका भी बहुत स्वागत। दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले दीपक सोनकर, सवाल की शुरुआत, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। 17 नगर निकाय में से 14 पर बीजेपी काबिज है। बीजेपी इस बार भी चाहेगी कि दावा मजबूत हो और सत्ता जाए इन हाथ से। जिस तरीके से आपने निश्चित रूप से ठीक कहा, मैं तो उससे पीछे की रिकॉर्ड आपको बताऊं कि 2012 के अंदर तब उत्तर प्रदेश के अंदर मेयर की, नगर निगम की जो 14 सीटें हुआ करती थी, तब जो है 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी। 2017 के अंदर जब 16 सीटें हुई तो 16 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी और जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जिस तरीके से आज अगर हम 17 चुनाव पर नगर पालिका निगम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी, कि जिस तरीके से 2014 से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। जिस तरीके से अगर चुनाव की तैयारी की बात करेंगे सौरभ जी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 12 महीने लगातार जनता के बीच में रहता है और उसकी जनता की समस्या और उनके हित को लेकर के केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री और ऐसे समस्त कार्यकर्ता उनकी योजनाओं को कैसे उनसे जोड़ना है, इसकी चिंता करते हुए जनता के हित की चिंता करता है। चुनाव आते हुए चुनावी रंगनों की तरह, जुगनू की तरह चुनाव के समय पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में तब नहीं दिखा देते कि सत्ता की लालच, सत्ता का लोभ सबसे बड़ा है, जनता कहीं प्रथम नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारा बूथ प्रबंधन से लेकर के प्रत्याशी तक और चुनाव जीतने तक की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। और जिस तरीके से जो वो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं,
जो उनके मानव अधिकार पर है, वो सारी सुविधाओं तक जनता से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और लगातार इसका बसवास नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव में 2012 से भारतीय जनता पार्टी के साथ बना है। वो परिणाम भी हमने सबने देखा। बिल्कुल, बीजेपी की जोश आई है। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हमारे सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। कपीश जी, सवाल आपसे कि बीजेपी इसको अपना लिटमस टेस्ट देख रही है। 2024 से पहले बीजेपी ये आंक लेना चाहती है कि जनता का मिजाज कैसा है। समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो तैयारियां कैसी से? देखिए, कोई भी चुनाव जो है वो उस समय के लिए लिटमस टेस्ट किसी भी पार्टी के लिए होता है, सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता। लेकिन सत्ताधारी पे बोझ इसलिए ज्यादा होता है कि सीटें अगर उनकी कम होती है तो प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा होता है। बिल्कुल सर। निश्चित तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो इन्होंने स्थानीय प्रशासन के को चलाया है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है, जिस तरीके से जनता के खून का शोषण करने की तैयारी इनकी पार्टी ने करी, उसका उदाहरण एक छोटा सा आपको देते हैं जी। एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने सर्वे दे दिया और बकायदा उसको अच्छा खासा पैसा में टेंडर जी। क्या तो हमारे और आपके जो घर बने हुए हैं इनका जो है इनसेट से सर्वे किया गया। इनसेट से सर्वे करने के बाद सबका घर का जो टैक्स है वो 3 गुने से 10 गुना कर दिया गया जी। इसके साथ साथ किस आधार पे किया गया, जबकि जो है पहले से जो स्वतः कर प्रणाली लागू है उसमें किचन से लेकर के लॉबी और पोर्च ये सारी चीजों को टैक्स के दायरे से मुक्त रखा गया था, लेकिन इन्होंने तो टोटल कवर्ड एरिया ऊपर से इनसेट से निकाल दिया जी। आपने जो स्वतः कर समाप्त नहीं किया और 3 गुने से 10 गुना कर दिया, तो क्या कोई जनता बर्दाश्त करेगी? उसका 3,000 रुपए आ रहा हो, उसका 30,000 रुपए आने लगे, ठीक। खाने के लिए आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, जीडीपी आपकी पहले से कहीं ज्यादा गिरी हुई आ रही है, आप माइनस में जाकर के उठने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हो, महंगाई कम कर नहीं पा रहे हो, तो कम से कम बढ़ाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज आप देख लीजिए, जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं जिसमें सीवर टैक्स भी है हाउस टैक्स के अंदर, और तमाम साफ सफाई के टैक्स हम लोग सेस के आधार पर देते ही हैं, तो इन्होंने एक नया एक चलाया हुआ है जिसमें कूड़ा उठाने वाले को 100 रुपए से 300 रुपए हर घर को देना पड़ रहा है, यानी कि 1200 रुपए से लेकर के 3600 रुपए सालाना का बोझ ये लादा गया जी। आप पानी की कपिल जी, आपकी आवाज चली गई, शायद आपने अपने आप को म्यूट कर दिया। एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए कपिल जी। चलिए ठीक है, दीपक यशवर्धन के पास आएंगे। दीपक जी, इस पूरे नगर निकाय चुनाव को आप किस तरीके से, आपका जो है, आप राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, विश्लेषक है, किस तरीके से आप विश्लेषण करते हैं? दिलीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? टैक्सेस लगा करके प्रदेश सरकार में आपने देने का काम किया है, तो ये सारी चीजें प्रश्न उठ खड़ा होता है जिसका उत्तर इन्हें देना चाहिए। और आप देखिए, बिजली के ऊपर भी ये जीएसटी लगाने की तैयारी कर लिए हैं, यानी कोड़ में आज अगर जनता को स्वयं देखना चाहिए कि कोड़ में खाद देने का काम आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते इसलिए न रहे हैं कि वो आपके तो विकास का काम करे, आपकी बेरोजगारी को रोजगार देने का काम करे, महंगाई को कम करने का काम करे, लेकिन जब अद्भुत रूप से ये खुद ही खून शोषण करने में लग जाए और भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाए, चाहे पीडब्ल्यूडी अनुभाग का उठा के तबादला और पोस्टिंग देख लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग के देख लें जिसमें मुर्दों की पोस्टिंग हुई, मुर्दों का ट्रांसफर हुआ, ये सारी भ्रष्टाचार को केंद्रित कर रहे हैं। ये बात अलग है, सरकार इनकी है, जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का, फिर इनके खिलाफ कोई चीज दर्ज नहीं होती है ना, वो भ्रष्टाचार बन पाता है, चाहे 10 लाख करोड़ का अदानी का मामला हो और चाहे इनके पीपी किट से लेकर के और जिस तरीके से उद्यान घोटाले का मामला। तो ये आपके सामने जी। ठीक है, दिलीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी, पहुंच रही है। दिलीप जी, मेरा सवाल ये कि देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी बात करी, बीजेपी अपनी पार्टी की बात कहेंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात तो कहेंगी, लेकिन आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप कैसे इस निकाय चुनाव को देखते हैं? मुद्दे क्या रह सकते हैं जिसको अगर जो पार्टियां उठाएंगी उनका लाभ भी मिल सकता है, और जनता क्योंकि समझ ही रही है? देखिए, अगर जनता की नजर जो
तरीका होता है कि हर चुनाव का एक अलग मुद्दा होता है। जब नगर पंचायत के चुनाव होते जी मुद्दे होते हैं, नगर निगम के चुनाव है तो वहाँ के लोकल मुद्दे होते हैं, विधायकी के चुनाव में कुछ और मुद्दे होते हैं और सांसदीय के चुनाव में कुछ और मुद्दे होते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य का परिवेश कुछ ऐसा बना हुआ है कि हर चुनाव में हर मुद्दे काम आते हैं। जब नगर निगम के चुनाव होंगे तो भी आर्टिकल 370 का मुद्दा आएगा, राम मंदिर का मुद्दा आएगा और सारे मुद्दे आ जाएंगे। और जनता उन बातों को कंसीडर करती कि जनता के पार्ट की कमी है कि जनता उन बातों को कंसीडर करती है और ये भूल जाती है कि अगर सभासदी के चुनाव है या मेयर के चुनाव है तो हमें किन मुद्दों पर वोट करना है। अभी जो कपिल जी एक बात कह रहे थे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के 10 गुना 4 गुना से 10 गुना बढ़ जाने की, इस बात को डिबेट में मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये बहुत बड़ा अन्याय है जनता के साथ में। और उसके साथ साथ बिजली के रेट बढ़ गए, बिजली का रेट भी लोकल मुद्दा है, हालांकि नगर निगम से रिलेटेड मुद्दा नहीं लेकिन लोकल मुद्दा है। लेकिन जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ जाना ये प्योर लोकल अथॉरिटी का मुद्दा है जो नगर निकाय के चुनाव से संबंधित है। लेकिन जनता इन बातों पर ध्यान नहीं, और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात कहेंगी, सारी बातें कहेंगी, सारे मुद्दे ले आएंगी, लेकिन जनता पता नहीं। ठीक है कपिल जी, आपसे एक ठीक है आपकी बात है। कपिल जी एक सवाल आपसे कि अभी ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कपिल जी पहले आपसे एक सवाल। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, उन्होंने अपने बयान में लिखा कि यूपी की जनता साइकिल का पंचर जोड़ने के मूड में नहीं है, नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों में कमल खिलेगा। इस बयान को कैसे आप देखते हो? वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यानी साइकिल जो है वो पंचर हो गई है, लेकिन जनता अभी पंचर को वो जो पैच लगाया जाता है शायद नहीं लगाने के मूड में। कैसे इस स्टेटमेंट को कपिल जी आप देखते हैं? सौरभ भाई, सबसे पहली चीज तो ये कहेंगे कि बड़े बोलने वालों को पहले अपने अंतर्विलोकन कर लेना चाहिए, अपनी आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। इसी तरह की पंचर लगाने की बात ये अपनी जिस सीट पे 2022 में लड़ रहे थे, आखिर इनको जो है पल्लवी पटेल ने हराया कि नहीं हराया? बिल्कुल, ये तो हारे हुए व्यक्ति हैं, इनका मन टूटा हुआ है। और ये जी बोलिए। कपिल जी आप म्यूट हो जा रहे हैं बार बार, थोड़ा देखिए, आप थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए, अपनी बात रखिए। चलिए दीपक जी आपके पास ही आऊंगा कि समाजवादी पार्टी पूरा जोर आजमाइश कर रही है, चाहे वो बसपा हो सपा हो, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं। क्या ये माना जाए कि बीजेपी इस बार कमाल कर पाएगी? क्योंकि सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो पूरा जोर आजमाइश कर रही हैं, चाहे वो सपा हो बसपा हो, इस बार आम आदमी पार्टी है, इससे भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। देखिए सौरभ जी, जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो अन्य पार्टी की अपेक्षा की बात करें, जी बोलिए। लगता है जी काम के आधार पर। हेलो, हाँ सर बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सौरभ जी, आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, तो वही विश्वास और भरोसा जो जनता का आशीर्वाद है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसको कामयाब करने का मतलब देखिए, मैं बहुत सादा सरल से उदाहरण की बात कहूंगा कि हमेशा से मैं इस बात को चर्चा में रखता भी हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही और कांग्रेस की भी सरकार रही, जनता ने सबको मौका दिया और हमेशा से जब सत्ता जनता ने नहीं इनको हासिल कराई तो इन्होंने जनता पर ही सवाल खड़ा करने का काम किया, जनता को ही कटघरे में खड़ा करने का काम किया। जनता ने हमेशा परफॉर्मेंस देख करके और हमेशा से जनता ने काम देख करके एक पार्टी के नेतृत्व को चुना है कि किसने हमको योजना से जोड़ने का काम किया, किसने हमारी जमीनों को हथियाने का काम किया, किसने हमारे आवासों को तोड़वाने का काम किया और किसने हमारे आवास को देने का काम किया, किसने हमारे को सशक्त बनाने का काम किया, किसने हमको दबाए कुचले अपराधी संरक्षण देने का काम किया। तो जिस तरीके से जो लगातार परफॉर्मेंस है और पैरेलल है, वो पैरेलल देख करके जनता निर्णय लेती है और जनता, मुझे लगता है जब जनता निर्णय लेती है तो जनता के निर्णय को ऐसे लोग ही कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, कपिल जी जुड़ गए। कपिल जी कुछ बात कह रहे थे, उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। कपिल जी, केशव प्रसाद मौर्य के बयान पे आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात को आप कंप्लीट कीजिए। माननीय त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ इतना बात कहता हूँ
कि किसी भी उस व्यक्ति के बात पर विश्वास किया जा सकता है जिसने अपने जीत का दावा किया और बुरी तरीके से हार मिली। आप सोचिए, ये जुगाड़ू नेता हैं आज भारतीय जनता पार्टी जी। ये जनप्रतिनिधि नहीं है, जुगाड़ू नेता है। जुगाड़ू नेता, ये स्वयं ये स्वयं का चुनाव हार गए पल्लवी पटेल से। और आप खुद ये बताइए कि एमएलसी बना करके इनको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में 36 के आंकड़े हैं मोदी जी और योगी जी का, उसमें नकेल के लिए इनको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया जी। ये बड़बोले व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति खुद चुनाव हार जाए वो किसी की साइकिल क्या पंचर कर। बिल्कुल, जवाब दीजिए। ठीक है, दीपक जी जवाब देंगे क्या? देखिए, कपिल जी ने कह दिया कि ये जुगाड़ू नेता है और इनकी जो खुद के नहीं जीत पाए तो वो क्या साइकिल पंचर ठीक कर पाएंगे? जवाब दीजिए इसका। देखिए, जुगाड़ू नेता कौन है ये तो सबसे समझ में आ रहा है। देश की जनता, प्रदेश की जनता बता रही है। जो कहीं कभी कहा जाता था कि आजमगढ़ भी हमारा गढ़ है, वो गढ़ भी ढह गया। रामपुर भी कहा जाता था वो भी हमारा गढ़ है, वो भी ढह गया। तो जिस तरीके से देखिए जुगाड़ फेल हो गया वहां। जनार्दन है, जनता जनार्दन जो करती है वो कपिल जी भाई साहब जानते हैं कि किस तरीके से जुगाड़ लगा करके करते थे। ये बता नहीं रहे जी, असली बात ये नहीं बताए। हाँ, बताए, आप बता दीजिए। असली बात नहीं बताए, आप बता दीजिए। पहली चीज तो ये कि समाजवादी पार्टी किसी चीज को गढ़ नहीं मानती है। कपिल जी भाई साहब मेरी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए, मुझे भी छोटा मौका दे दीजिए। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, मुझे भी सुनने का अवसर मिल जाएगा। नहीं, यहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा, यहाँ कट टू कट बात करेंगे हम। जी मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं तो आग्रह कर रहा हूँ उनसे। जी। विद्वान प्रवक्ता बड़े भाई हैं हमारे, मैं तो आग्रह कर रहा हूँ। तो मैं जुगाड़ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे भी मौका मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे आपने चर्चा में बुलाया है। बोलिए, आप अपनी बात रखें। कपिल जी के पास जाऊंगा, सदी हुई बात करते हैं हमेशा कपिल जी। ठीक है, आप बोलिए। मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है, बोलिए सर, अपनी आप बात रखिए, फिर कपिल जी के पास चलता हूँ। हाँ, तो दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से अगर केशव जी की बात करेंगे तो वो संगठन के सेक्टर, जिस तरीके से केशव जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और किस तरीके से लगातार उन्होंने सशक्त बनाने का संगठन के साथ साथ और आज ऐसे अपने विभागों में, चाहे ऐसे बड़े विभागों में परिवर्तन करके दिया है और आज सरकार उस जनता का विश्वास भी उनके साथ बढ़ा है। तो देखिए, जो बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, उस उत्तर प्रदेश की छवि को बदलना और प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया गया। जी, ठीक है, अब कपिल जी आप बोलिए। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने ये कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी एक जुगाड़ू नेता है और 36 के आंकड़े पर उनका जुगाड़ सेट। इससे मेरे छोटे भाई इनकार नहीं कर सकेंगे कि वो चुनाव हारे हुए व्यक्ति हैं, जीते हुए व्यक्ति नहीं। मनोनयन भारतीय जनता पार्टी के रहों कर्म पर हुआ जी, और वो 36 के आंकड़े पर हुआ है क्योंकि मोदी जी को, माननीय योगी जी को नकेल कसने के लिए कुछ लोग भेजने थे, उसमें शर्मा जी भी है, ये भी है। भाई ये सच्चाई है, कोई और नहीं कहेगा, मेरे जैसे ही प्रवक्ता कह सकते, वरना गिरफ्तारी हो जाएगी जी। तो मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूं कि दीपक भाई भी जानते हैं कि मैं बोलता खरखर हूं, बोलता सही हूं। क्या उसका प्रभाव पड़ेगा ये मैं नहीं, क्योंकि मैं वो वाला राजनीतिज्ञ नहीं जो केशव बाबू। भाई डिप्टी मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके आप साइकिल पंचर कराइए, लोकतंत्र में आप डिप्टी प्रधान मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके जालीदार टोपी और लुंगी वाली बात कीजिए, तो आप तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे ना जी। और मैं उनको ये बताया आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी, कपिल जी भाई साहब, आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी जो रामचरित मानस पे पद्धति पर उनकी पंक्तियों पर सवाल उठाते हैं, वह संविधान कहाँ चला गया? मुझे समाजवादी पार्टी कार्यालय ये बताइए, रामचरित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर किसी वो तो संविधान में संवैधानिक ना, संविधान का बता रहा हूँ कहाँ चला गया। बाबा साहब को आपको मानने लगे, संविधान को आप सही बात, अब आपने लोकतंत्र को मानने लगे। आज भी तानाशाही चला रहे हैं, लेकिन आज जब हम बोल रहे हैं तो आप सही नहीं दे रहे हैं। पहले कराइए, कहा जाता है ना, पहले खुद के गृह में झांक करके देखना चाहिए कि किस तरीके से लगातार ये बढ़ते हुए चीजों को बदलाव करने का काम किया। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, इसका हाँ ना में जवाब दे दीजिए।
केशव प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए दीपक जी, जवाब दीजिए हाँ और ना में। ठीक है कपिल जी आप पूछिए, ये हाँ और ना में जवाब दे देंगे। ठीक है बोलिए, पूछिए। इन्होंने, आप बताइए कि किस हाँ। तरीके से हाँ पूछिए पूछिए कपिल जी, आप पूछिए, जवाब देंगे। आप कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? हाँ आप पूछिए, आप पूछिए, जवाब प्रसाद देंगे। आप पूछिए दीपक जी, जवाब देंगे। आपने केशव प्रसाद मौर्य जी पे ही प्रश्न किया था, व्यक्तिगत प्रश्न था कि वो ये कह रहे हैं। हाँ। मैंने ये पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य जी इस बार 2022 के इलेक्शन में पल्लवी पटेल जी से हार गए कि नहीं हार गए चुनाव? तो उसका आंसर यस ही होगा, नो हो नहीं सकता। हाँ जी। मेरे भाई क्या कह देंगे, जीत गए? नहीं, तो नहीं, हार गए तो हार गए, ये तो सब जग जाएगा। हम तो जनता जनार्दन का निर्णय। तो जो आदमी अपना चुनाव ना बचा पाए वो दूसरे की क्या बात करेगा? अब जवाब दीजिए दीपक जी। देखिए इन्होंने काफी मुस्कुराहट और हंसी से बताया है कि हंसते हुए कहा कि भाई आप खुद नहीं जीत पाए हैं और आप ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी ही कुछ बात है। अब जवाब दीजिए, फिर इसके बाद राजनीतिक कमेंट लेंगे। देखिए, ज्ञान देने का काम तो जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो देंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जनता जनार्दन का जो निर्णय है, वो जनता जनार्दन का निर्णय भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्वीकार करती है। जब हारते हैं तो हार को स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। हम संविधान पर सवाल नहीं कर रहे थे, हम ईवीएम पर सवाल नहीं कर रहे थे। ठीक है दिलीप जी, अब आपके पास, ठीक है, अब आप लोगों दोनों की बात आ गई। कपिल जी को भी मैंने सुन लिया, आपको भी सुन लिया दीपक जी। अब राजनीतिक एक्सपर्ट से बात करते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। दिलीप जी आपसे, देखिए अभी आप कपिल जी को सुन रहे थे, कपिल जी ने अपनी बात रखी केशव प्रसाद मौर्य पर, उन्होंने कटाक्ष किया, आप सुने ही होंगे। दीपक जी ने उसका बचाव किया क्योंकि उनका काम है, उनके पार्टी के खिलाफ बोल रहे। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बात को? देखिए, कपिल जी ने जो कहा कि वो खुद चुनाव हार गए, उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये तो सत्य है, इसमें तो कुछ डिबेट का मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं इस दिलीप जी आपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। दिलीप जी बोलिए बोलिए। हाँ जी आपकी आवाज आ रही सर, जल्दी बोलिए जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब केशव मौर्य जी को चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम बनाया गया था, ये बात मैंने तब भी कई डिबेट्स में कही थी कि ये इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक है। क्योंकि जिस व्यक्ति को जनता ने नहीं चुना उसको आपने विधायक तो छोड़ दीजिए, सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया, यानी कि प्रदेश की कोर टीम में उसको शामिल कर दिया, उसको कोर आधिपत्य दे दिया। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक है, ये नहीं होना चाहिए। जिसको जनता ने नकार दिया उसको आप मंत्री पद नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए। अगर आप वाकई में डेमोक्रेटिक संविधान की बात करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है दीपक जी बोलिए। 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड। ठीक है दिलीप जी आपकी बात आ गई। ठीक सब्जी हमारे बाद में बने थे, बाद में बने थे, भारतीय जनता पार्टी के सशक्त और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, आप दीपक जी आपकी बात हो गई। कपिल जी 30 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट। ओके ठीक है, आपकी बात है 30 सेकंड, कपिल जी को बोलने दीजिए, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं सिर्फ इस बात को कहता हूं, इस लोकतंत्र में असली शक्ति जनता के हाथ में होती है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी को अतिशयोक्ति नहीं कहनी। बिल्कुल, आपके साफ इनकम्बेंसी है। अगर ना होती तो 2022 के इलेक्शन में हम 47 से 111 और कुनबे की 125 ना कर पाते। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पूरी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। दीपक सोनकर प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी हो, चाहे सभी पार्टियां पूरा जोर आजमाइश कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास करती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।